Good morning, students of class PSC Part 2, Pass and Honors course. Today we will start new chapter in our statics books. The title of the new chapter is Virtual Work. As you are seeing on the screen, virtual work जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कल्पित कार्य। वर्चुअल का मतलब होता है कल्पित, मतलब एक्चुअली जो हुआ ही नहीं, कल्पना में। ओके, अब व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्चुअल वर्क और इससे हमें क्या एडवांटेज है, इस चैप्टर में हम किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ये सब हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर हम कुछ हमारे प्रीवियस कंसेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन की यहाँ पर हम वो डेफिनेशन लिख रहे हैं जो कि यूजुअली आप फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं और मैथ्स में भी कई बार आपको इसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ चुके होंगे आप। तो आप देखिए, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वर्क डन, पहली बात तो वर्क कौन करता है, वर्क इज डन बाय सम फोर्स। ठीक है, when a force is applied on a particle or a body and in case the particle and the body is displaced, then we say that work is done. So है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी वॉल पे, किसी दीवार पे फोर्स लगाता हूं, ठीक है, लेकिन वॉल डिस्प्लेस नहीं होती है, तो उस केस में या ऐसे ही और केसेस में वर्क डन जो होगा बाय द फोर्स अप्लाइड बाय मी इज 0। ठीक है, तो वर्क डन के लिए क्या नेसेसरी है कि फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो। अब यहाँ पर वर्क डन की कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, वो क्या है कि फोर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये, लेकिन आगे आप देखिए क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बात हमको अच्छी तरह से पता होगी। और अगर हम इसको एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम इस फिगर में इसको हम समझने जा रहे हैं। देखिए अब इधर यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मान लीजिए एक पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, और इस पार्टिकल पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इधर ये एफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल प्लेस्ड एट ए। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, सपोज ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मान लो कि ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। एंड सपोज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टू सम पॉइंट बी। यानी फोर्स हमने इधर लगाया लेकिन पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो गया। तो ए पर पार्टिकल इनिशियल था, इनिशियल केस में ए पे था, फिर फाइनल पोजीशन इसकी बी पे हो गई। तो हम कहते हैं ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और आपको पता होगा फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने ए टू बी पर एक वेक्टर का साइन लगाया है। तो ये ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। और फिर मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए कि ये तो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज सपोज थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऊपर वाली जो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लिखा था, इसको हम समझने जा रहे हैं या अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स। तो फोर्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी एफ, इनटू मुझे करना है किससे, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल या इनिशियली ए पर था, अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे ए बी, ये ए बी वेक्टर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर सपोज मैंने बी से ड्रॉप किया, ये यहाँ पर सी पे आ गया, इट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये जो मेरी डिस्टेंस है ए सी,
ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी पार्टिकल फोर्स की दिशा में कितना खिसका। समझ में आ गई बात आपको? तो ये एसी खिसका, ठीक है। तो यहां पर जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट एफ की डायरेक्शन में जो हुआ उसको लिखना है। तो इसके लिए मैंने आप देखिए यहां पर एसी पुट कर दिया, इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जगह। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाई। कैसे लगाई? मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी। ओके, कैसा ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी। वाई राइट एंगल? क्योंकि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये साइड अगर कैलकुलेट करनी है तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये साइड है बेस। तो बेस को मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी आधार का मान कर्ण के रूप में लिखना है। तो मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू AB cos थीटा, यानी यहां पर अगर आप cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो AC की जगह क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB बराबर cos थीटा से AC की वैल्यू आ गई AB cos थीटा। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई, ठीक है, ये एक वेल नोन फॉर्मूले के रूप में जमी हुई आ गई। अब याद कीजिए, हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा। तो यहां पर आप देखिए ये जो F और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का साइन है AB cos थीटा को मैं लिख सकता हूं F वेक्टर डॉट AB वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन का हमारा वेल नोन फॉर्मूला है। क्या बना फॉर्मूला हमारा? F वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक छोटी सी बात हम और देख लेते हैं कि चूंकि वर्क डन जो है वो उसका फॉर्मूला cos थीटा इंक्लूड करता है, यानी कि वर्क डन के फॉर्मूले में cos थीटा लिखा हुआ है, और आपको पता होगा कि cos थीटा कैन बी नेगेटिव, cos थीटा कैन बी जीरो, cos थीटा कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ये बात आपने फिजिक्स में भी पहले पढ़ी हुई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री होता, ठीक है, तो आपको यहाँ पर cos 90 पुट करते ये वर्क डन जीरो हो जाता, यानी वर्क डन बाय फोर्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स इज जीरो। ये नॉर्मली आपने पढ़ा होगा एग्जांपल फिजिक्स में, जो आपके कुली होते हैं जो आपका सामान उठाते हैं, तो उस केस में वर्क डन जीरो होता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसमें। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ये वर्क डन ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो ये मुझे आई होप ये आपको रिवाइज हो गया होगा, पहले पढ़ा हुआ है आपने। फिर आप देखिए हम यहाँ पर एक ये भी हमारा कंसेप्ट जो मैं आपको दिख रहा है हाईलाइटेड यहाँ पर, ये भी आपका पहले का ही पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं खाली। जैसे आप इधर देखिए इस फिगर के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, एक पॉइंट O शो हो रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है मान लीजिए। इस पार्टिकल पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन। देखिए आप, ये आपको फोर्स दिख रहा होगा, ये यहां से इधर, और यहाँ पर ये लिख रहा है R। आप चाहे तो R लिखें चाहे तो F लिखें, एक ही बात है, ये फोर्स है इस पे लगा। अब इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल O से O' पर आ गया, यानी ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी वही मैंने ऊपर वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंट डायरेक्शन में माना था एक दूसरे से, तो वही मैंने यहां मान के चल रहा हूं। फिर मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा काम क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने O से दो लाइंस ड्रॉ की, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरा फोर्स का जो मेरा फोर्स वेक्टर का जो मेरा एरो है, इससे मैंने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखिए हम जानते हैं कि ये जो लेंथ है O से लेकर यहाँ तक, आप ध्यान से देखिए पॉइंटर जहाँ चल रहा है O से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कैपिटल X। तो ये कहलाएगा
कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस तो यहाँ आगे तक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैं सिर्फ इस लेंथ की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक। तो ये क्या कहलाएगा? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जो लेंथ है ये कहलाएगी कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है। अब यहाँ पर जो मुझे जिस कंसेप्ट को समझना है वो क्या कहता है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द वर्क्स डन बाय इट रिजॉल्व पार्ट्स। यहाँ वर्क की जगह आप एस लगा देना, वर्क्स डन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात हम कह रहे हैं, देखिए कि कोई भी फोर्स है और अगर मुझे उसके कंपोनेंट्स पता है तो अगर मैं उन कंपोनेंट्स के द्वारा वर्क डन फाइंड कर लूं और उन वर्क डन्स को मैं ऐड कर लूं तो वो इक्वल होगा उस दोनों कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके द्वारा किए गए वर्क डन के। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली और देखिए, इधर आप इसको मैंने इस लाइन में लिखा हुआ है। सपोज मुझे आर के द्वारा, ये आर फोर्स है, इसके द्वारा वर्क डन निकालना है। तो आप देखिए ऊपर वाला जो कंसेप्ट मैंने नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया कि वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। नहीं, केवल डिस्प्लेसमेंट नहीं, यही बात हमको देखो रिवाइज करनी है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, ये तो मेरा इसका डिस्प्लेसमेंट है ओ डैश, अलोंग दिस डायरेक्शन यानी फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके लिए मैं वही काम करूंगा जो मैंने ऊपर किया था। मैं ओ डैश यानी फाइनल पोजीशन जो पार्टिकल की है उससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। देखिए ये दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर ओ डैश एल, परपेंडिकुलर फ्रॉम फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो लेंथ आएगी ओ एल, ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर मैं आर को मल्टीप्लाई करूंगा ओ एल से, तो ये मुझे कैलकुलेट करके देगा वर्क डन बाय द फोर्स आर। फिर मैंने इसको इक्वल किया किसके, अब यहां पर जो आपको दो टर्म्स दिख रही हैं, एक में एक्स दिख रहा है, एक में वाई दिख रहा है। पहली टर्म शो कर रही है वर्क डन बाय एक्स एंड सेकंड टर्म शो कर रही है वर्क डन बाय वाई। बट व्हाट इज एक्स? एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप देखिए, अगर मैं आपसे इमेजिन करने को बोलूं कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, इस पर एक्चुअली वर्क डन तो आर कर रहा है, पर मुझे विजुअलाइज करना है कि एक्स के द्वारा, एक्स कौन है, इसका एक कंपोनेंट है यानी इसका एक पार्ट है, उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो मैं एक्स को, तो मैं अब फोर्स की जगह लूंगा एक्स इंस्टेड ऑफ आर, और एक्स को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एक्स की डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव हुआ, क्योंकि अगर मैं फोर्स एक्स ले रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूंगा मैं। तो आप देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा ओ डैश पॉइंट था इससे मैंने दो परपेंडिकुलर और डाले। ये क्यों बोल रहा हूं मैं दो और डाले, क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं ओ डैश एल, तो एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉप किया ओ डैश एम, ये परपेंडिकुलर ओ डैश से है ऑन एक्स एक्सिस। दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया ओ डैश एन, ये परपेंडिकुलर ओ डैश से है और वाई एक्सिस पर है। तो ये जो लेंथ है ओ एम, ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पार्टिकल एक्स अक्ष की दिशा में कितना खिसका। शुरू में ये ऊपर था और जब फाइनली जब ओ डैश पर आया तो एक्स अक्ष की दिशा में ये ओ एम खिसक गया, ओ एम डिस्प्लेस हो गया। सिमिलरली वाई अक्ष की दिशा में ये ओ एन डिस्प्लेस हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक्स को मैंने मल्टीप्लाई ओ एम से किया, क्यों, क्योंकि ओ एम इज द displacement of the particle along x-axis, similarly along y-axis on। तो ये एक्सप्रेशन क्या शो करेगी, वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय x, और ये शो करेगी वर्क डन बाय द ऑन द पार्टिकल बाय y। तो ये x और y कौन है, इस r के कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स के द्वारा वर्क डन निकालकर मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा आ गया रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के। ओके, तो ये भी एक रिवीजन कंसेप्ट है जो आप पहले पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में। फिर आप देखिए यहाँ पर एक
एक और रिकॉल कर रहे हैं अपन कंसेप्ट, फिर हम मेन वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन पे आएंगे। तो देखिए अब इधर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट तो आप रीड कर लेना। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है देखिए ओ पर। अब यहाँ पर और ऊपर वाले केसेस में क्या फर्क है कि अब ओ पर मोर देन वन फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक मैंने ये फोर्स शो किया है, इसका मैंने नाम रखा है P1, फिर ये दूसरा फोर्स है P2, फिर ये तीसरा फोर्स है P3, फोर्थ फोर्स है P4। यानी एक पार्टिकल पर एक से अधिक, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या कितने भी हैं, वो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और फिर आप देखिए मैंने यहाँ पर एक रेड कलर से आपको दिख रहा होगा R। ये R क्या है? इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, परिणामी बल जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स में। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी पार्टिकल पर एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा, जब एक फोर्स अप्लाई होता है तो एक फोर्स वर्क डन करता है, और एक से अधिक फोर्स अप्लाई होते हैं तो वो सभी फोर्स वर्क डन करते हैं। तो मुझे फाइंड करना है उन सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन हुआ, उन सबका एल्जेब्राइक सम। देखिए इधर आप, एल्जेब्राइक वर्ड यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर एल्जेब्राइक सम उनके साइंस को डिनोट कर रहा है। मतलब अगर कभी वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव कंसीडर करोगे, ये मतलब है एल्जेब्राइक सम का। तो इन चारों के द्वारा जो वर्क डन हुआ, उन सबका अगर मैं सम फाइंड कर लूं, देखिए अब यहाँ क्या लाइन दिख रही है आपको, वर्क डन बाई P1, फिर वर्क डन बाई P2, वर्क डन बाई P3, वर्क डन बाई P4। इन चार वर्क डन का जो सम होगा वो इक्वल होगा वर्क डन बाई R। व्हाट इज R? R is the resultant of these four forces। यानी कि तो ये मेरे लिए, ये कंसेप्ट मेरे लिए एक टूल का काम करेगा कि बजाय इन चारों फोर्सेस के द्वारा वर्क डन फाइंड करने के, मैं सिर्फ इनका रिजल्टेंट अगर फाइंड कर लूं, हालांकि वो फाइंड करना भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए मुझे गिवन है या मैं इजीली फाइंड कर लूं, तो मैं वर्क डन फाइंड करूंगा इस R के द्वारा, रादर इन चारों के द्वारा वर्क डन फाइंड करके ऐड करूं। ठीक है, तो ये मेरा, ये भी रिकॉल कंसेप्ट है, तो ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर मेन चैप्टर की डेफिनेशन शुरू होती है। यहाँ पर वर्चुअल वर्क, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं कल्पित कार्य, ये डेफिनेशन आपकी सेकंड पेज तक भी जा रही है। तो देखिए आप डेफिनेशन को एक बार अगर रीड कर लें हम, कि लेट ए पार्टिकल, और पार्टिकल के बाद ओब्लिक में मैंने ब्रैकेट में लिखा है बॉडी, यानी ये जो मेरा डेफिनेशन है ये पार्टिकल के केस में भी होल्ड करेगी और एक कोई बॉडी यानी कोई पिंड है उसके केस में भी होल्ड करेगी। हम ये क्या मान रहे हैं, देखिए आप दो बातें एज्यूम कर रहे हैं। एक तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, यानी स्टेशनरी है, स्थिर है। फिर सेकंड बात हम साथ ही साथ लिख रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन उस पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, वन फोर्स और मोर देन वन फोर्स, उन सबके प्रभाव में वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आप इसका फिजिक्स वाला कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर सोचें तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में अगर है अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस, तो नेचुरली उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, ये तो हम जानते हैं। तो वो ये तो बात हो गई पुरानी। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम एक नई बात पढ़ने जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं एंड लेट द पार्टिकल और द बॉडी बी गिवन ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे लिए देखिए नया और स्ट्रेंज वर्ड हो गया कि हमने बॉडी को या पार्टिकल को एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया। अब ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्चुअल यानी काल्पनिक, यानी हमने ये सोचा, खाली विजुअलाइज किया, सोचा कि पार्टिकल या बॉडी डिस्प्लेस हो गई है, हुई नहीं एक्चुअली। फिर से आप ध्यान से सुनिए, आप पार्टिकल या बॉडी डिस्प्लेस हुई नहीं है, हमने खाली उसको दिमाग में डिस्प्लेस किया है। फिर आप आगे देखिए क्या लिखा है, अगर ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है तो ये पार्टिकल कंसिस्टेंट, जस्ट ए मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये मैंने लिखा है इट इज कंसिस्टेंट विद द, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे आ रहा है ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ऑफ द बॉडी।
ठीक है इधर, इसका मैं आपको मतलब अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर। फिर आगे हम क्या कह रहे हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक कॉमा से कॉमा तक वाली बात मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर आगे हम क्या कह रहे हैं, देन यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, तब जो वर्क डन होगा बाई ऑल द फोर्सेस जो कि उस बॉडी पे लग रहे हैं, वो क्या इन दैट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी जो आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया उस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन सभी फोर्सेस के द्वारा किया जाएगा, उन सब का सम कहलाएगा वर्चुअल वर्क। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अगर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसको सिंपल वर्क बोलेंगे, अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो हम उसको वर्चुअल वर्क बोलेंगे। यानी मोटा मोटा ये वाला कंसेप्ट है। अब आप देखिए इस बात को हम यहाँ पर इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकली चीज नहीं दिखाई जाएगी बात क्लियर नहीं होगी। अब इस डायग्राम में जो जो भी बात हुई है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन वर्ड्स में लिखी हुई है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अब इधर सपोज इस डायग्राम में आपको एक ए बी सी डी, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर ए फिर बी के पास में एक दूसरा पॉइंट भी लिखा है मैंने बी डैश, ये बी है ऊपर, ये नीचे बी डैश है, फिर यहाँ पर सी सी डैश, फिर ये डी डी डैश। तो अभी आप ये डैश वाले पॉइंट्स को भूल जाइए, अभी आप सिर्फ सिंपली सोचिए कि ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं और ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों लेंथ के अलोंग मेरे पास 4 रॉड्स हैं, रॉड्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दंड। तो यहां पर 4 रॉड्स एक दूसरे से जॉइंट होकर एक स्क्वायर बोल दो इसको, या क्या बोलते हैं उसको, समचतुर्भुज, रोम्बस, रोम्बस बोल दो इसको आप, की शेप में एक बॉडी लटक रही है। यानी ये एक रॉड है ए बी, फिर बी सी का रॉड है, फिर सी डी एक रॉड है और डी ए रॉड है। इन चारों रॉड्स में से जैसे मान लो बी पर हमने इन दोनों रॉड्स को किसी हिंज से या किसी भी टूल से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, फिर ऐसे ही बी सी और सी डी को ज्वाइन कर दिया सी पर, और ए डी और सी डी को ज्वाइन कर दिया। तो ये एक रोम्बस की शेप में ये चारों रॉड जो है हैवी रॉड्स हैं, यानी इन और इक्वल वेट है इनका, इन चारों रॉड्स का वेट इक्वल है और ये हैवी है। तो इन चारों रॉड्स का जो पूरा सिस्टम बना रोम्बस, इसका वेट हो गया 4W। ठीक है, चारों का वेट मैंने ऐड कर लिया, और इन चारों रॉड्स का जो टोटल वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा, इस सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो देखिए अब ये G जो है ये इस सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि एक्चुअली इन दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो यहां पर 4W को आप देख पा रहे होंगे ये एक्ट कर रहा है, G इज इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है, फिर आप देखिए यहां पर इस पूरे सिस्टम को इस पोजीशन में रोक कर रखने के लिए, यानी यहां पर इसको हेल्ड करने के लिए हमने ए और सी को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, एक स्ट्रिंग एसी, इलास्टिक स्ट्रिंग है ये। तो जब ये सिस्टम इस तरह से नीचे हैंग हो रहा है इधर नीचे, तो इसके वेट के कारण ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेस्ड है, यानी तनी हुई है। आप समझ पा रहे होंगे, ये स्ट्रिंग इस समय नॉर्मल या स्लैक पोजीशन में नहीं रहेगी, ये स्ट्रेस्ड होगी, खिंची हुई होगी, क्योंकि वेट नीचे पुल कर रहा है सिस्टम को। तो ये वेट जो है पूरे सिस्टम का इस स्ट्रिंग को क्या कर देगा, टाइट कर देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहोगे साहब एक तो लग रहा है 4W, यानी कि इन चारों के वेट को कंसीडर करने की बजाय मैंने एक ही वेट मान लिया 4W, और एक वेट लग रहा है T, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। और थोड़ा बहुत यहाँ पर फिजिक्स की नॉलेज से आप जानते होंगे कि टेंशन जो होता है किसी स्ट्रिंग में, वो उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर इनवर्ड लगता है, इनवर्ड यानी अंदर की ओर। ए पर फोर्स लगेगा ये वाला T टुवर्ड्स सी, और सी पर फोर्स लगेगा ये वाला T टुवर्ड्स ए। तो किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के द्वारा शो होता है। इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप फिलहाल क्या याद रखिए कि दो फोर्स नहीं है, ये दो T, it is a single force T which is acting along this string। अब मैंने क्या किया देखिए आप इसको, अब आपको यहां समझना है कि ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, इन पॉइंट्स का यहां पर बात क्यों आई। अब यहां पर आप इमेजिन कीजिए कि ये जो मेरा सिस्टम है इसको मैंने C से पकड़ा, इस सिस्टम को मैंने C पर हाथ रख के पकड़ा,
और ये देखिए सी पॉइंट, यहां पर मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने इसको स्लाइटली इधर टिल्ट कर दिया, सी से पकड़ के मैं इसको इधर ले गया पूरे सिस्टम को। तो ये सी पॉइंट सी डैश पर आ गया। तो जब सी पॉइंट सी डैश पर आ गया तो ये बी और डी पॉइंट भी खिसकेंगे। ए पॉइंट तो देखिए यहाँ फिक्स है, ए पॉइंट नहीं हिलेगा, ए पूरे सिस्टम को मैंने ए पॉइंट पर बांध रखा है, ठीक है। ये बी पॉइंट बी डैश पर आ गया थोड़ा खिसक के इधर, डी पॉइंट थोड़ा खिसक के ऊपर चला गया। तो अब रोम्बस, ये सारा डिस्प्लेसमेंट वर्चुअली हुआ है, हाँ ये वाली बात, ये एक्चुअल नहीं हुआ है, ये खाली माइंड में चल रहा है काम, दिमाग में चल रहा है कि इस सिस्टम को मैंने सी से पकड़ के सी डैश पे ले गया मैं। यानी कि इस केस में क्या होगा, ये जो एंगल है देखिए इधर, इस एंगल को मैंने एज्यूम कर रखा है थीटा। ये कौन सा एंगल है, ये जो लेंथ है ना ए बी, इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो एक लाइन डॉट 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 बना रखी है मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ए से पास हो रही है। तो ए बी के द्वारा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो यहाँ पर अगर आप एक लाइन पढ़े, देखिए इधर थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरी लाइन में आपको रीड करके समझा के बताता हूं कि लेट द सिस्टम बी गिवन ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल, इन विच थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये थीटा थीटा प्लस डेल्टा थीटा क्यों हो गया, समझ में आ रहा है आपको। देखिए आप वापस ऊपर देखिए, अब इधर इनिशियली ये एंगल थीटा था, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जब मैंने सिस्टम को इधर राइट साइड में थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो ए बी लाइन बिकम्स ए बी डैश, ए बी लाइन की वर्चुअल पोजीशन क्या बन गई, न्यू वर्चुअल पोजीशन ए बी डैश। तो अब ये जो एंगल था, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड ए बी लाइन, ये अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। थीटा में ये हल्का सा थोड़ा सा एंगल और ऐड हो गया, इसको मैंने अज्यूम किया, देखिए इधर ध्यान से, डेल्टा थीटा। तो ये है इसको कहने का मतलब कि लेट द सिस्टम बी गिवन ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन विच थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा। फिर देखिए कि इंपॉर्टेंट लाइन हम लिख रहे हैं, बट द लेंथ ऑफ द रॉड, ये जो मेरे पास चार रॉड है ना, ए बी बी सी सी डी डी ए, मैं मान रहा हूं कि इनकी लेंथ अनअल्टर्ड रहती है। अब ये मैं क्यों मान रहा हूं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। अभी आप इसको एज्यूम कीजिए कि जब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट दिया तो जिन रॉड से ये रोम्बस बन रहा था उन चारों रॉड्स की लेंथ नहीं बदली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इस डिस्प्लेसमेंट में, फिर से देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं दिया, एक्चुअल तो सिस्टम वही है। इस डिस्प्लेसमेंट में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सिस्टम का, वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया टू ए नियर बाई पॉइंट जी डैश। तो आप इधर देखिए जरा वापस से, आपको यहाँ जी डैश देख पा रहे हैं आप, देखिए इधर ये जी डैश है और इनिशियली ये जी था। तो जब मैंने सिस्टम को इधर हल्का सा टिल्ट कर दिया तो ये जी भी, जब बी सी डी की न्यू पोजीशन आ जाएगी तो जी भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, जी डैश पे आ गया। और हाँ, रोम्बस भी चेंज हो चुका है। अब रोम्बस क्या बना, ए बी डैश सी डैश डी डैश। इनिशियली रोम्बस क्या था, ए बी सी डी, अब ए बी डैश सी डैश डी डैश, ए नहीं बदला, ए वही है, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, इसको देखिए मैंने यहाँ पर अलग से डायग्राम बना के समझाया है कि शुरू में जी यहाँ था, फिर जी डैश थोड़ा सा जी के नीचे और राइट में खिसक गया, ठीक है। फिर देखिए मैंने ये डिस्टेंस डी मानी है, ये डी क्या है, डेप्थ ऑफ जी डैश बिलो जी, ठीक है। ये क्यों मानी अभी आपको पता पड़ेगा। देखिए आप, एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है वर्चुअल वर्क डन बाई 4W। अब देखिए चूंकि यहां पर जी पे क्या एक्ट कर रहा था, 4W, वो अब यहां एक्ट करेगा। तो अगर कोई फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो जाता है तो हम कहते हैं वो फोर्स वर्क कर रहा है। यही हमने ऊपर समझा। अब कितना वर्क कर रहा है उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला, फोर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर आप चाहो तो जी पर एक फोर्स शो कर देना 4W। तो 4W की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली बिलो, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन में जी कितना खिसका, तो जी खिसका डी डिस्टेंस। इसलिए मैंने क्या लिखा है, वर्चुअल वर्क डन बाई 4W इक्वल्स टू 4W इंटू डी। रिमेंबर 4W को मैंने डी से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 4W की दिशा में जी डी दूरी से खिसक कर नीचे आ गया, ठीक है। फिर आप देखिए आगे लिखा है ऑल्सो
एक और वर्क डन यहाँ होगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि सिस्टम पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 4W, एक लग रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसको मैंने T माना था। अब वर्चुअल वर्क डन बाई T को मैंने यहाँ लिखा है -T इंटू डेल्टा AC। अब ये कैसे आया ये मैं आपको नेक्स्ट मेरे जो लेक्चर है उसमें बताऊंगा। मैंने लिखा भी है टू बी लर्न लेटर ऑन। तो अभी आप ये एज्यूम कीजिए कि ये भी एक वर्क डन है। माइनस होता है, ये क्यों होता है इसका रीजन हम बाद में देखेंगे। और फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दो फोर्स लग रहे थे सिस्टम पे, सिस्टम यानी रोम्बस पे, उन दोनों के द्वारा जो वर्क डन हुआ उनको आप सम अप कर लीजिए। तो ये आ गया वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, एल्जेब्राइक क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव लूंगा मैं। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल वर्क डन का मतलब। ठीक है, फिर आप देखिए आगे मैंने एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। यानी कि किसी कण पर अगर एक से अधिक समतलीय बल लग रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब होता है समतलीय बल, तो उनके कारण जो वर्चुअल वर्क हो रहा है, और वर्चुअल वर्क कब होता है रिमेंबर, जब हम सिस्टम को कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो उस केस में एक सिद्धांत लागू होता है, प्रिंसिपल। उस सिद्धांत को हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने हालांकि लिख दिया है, पर चूंकि वीडियो लंबा हो गया है तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।